ऑलराइट, चलें। अब आप ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप लोग इस पे फोकस कर लीजिएगा, अगर आपका कंप्लीट नहीं भी हुआ तो। सबसे पहले हम मेरा क्वेरी ये थी कि राइट अ फार्मूला टू हैव अ समराइज डाटा फॉर द ईयर 2020। ठीक है, आप लोगों ने एक फार्मूला लिखना है और ये जिस फॉर्मेट में डाटा मांगा गया है कि आइटम वाइज और रीजन वाइज आपने इस डाटा को समराइज करना है। ठीक है, फॉर द ईयर 2020। ठीक है, तो स्ट्रेट वे आपने यहाँ पे क्या नाम है सम इफ्स का फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे सम इफ्स और इफ्स में मैंने बताया था कि मल्टीपल कंडीशन हो, हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन है। नंबर 1 कंडीशन आइटम है, नंबर 2 कंडीशन रीजन है, कंडीशन नंबर 3 हमारे पास ईयर 2020 है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो यहाँ पे आप लोगों को डाटा शेयर किया गया है वो ईयर 2018 और 2019 20 दोनों का है। ठीक है, तो हमें खाली 2020 का ईयर चाहिए। सो ये इसमें हम लोग सम इफ का फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, सम इफ। तो सेकेंडली आपने एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमने एक फार्मूला बनाना है। ठीक है, तो आपने जो अपनी सेल की जो फ्री रेफरेंसिंग है, एब्सोल्यूट रेफरेंस या रिलेटिव या पार्शियल, उसका ध्यान रखना है ताकि आप एक ही दफ़ा फार्मूला लगाएं और उन सबको कॉपी पेस्ट कर लें। तो हमारे पास सबसे पहले सम इफ्स में मांग रहा है सम रेंज। सम रेंज मतलब जहाँ पे हमारा डाटा अवेलेबल है। ठीक है, आप पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट करना चाहिए, वो पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लें। ये जो जितना डाटा रेंज में अवेलेबल है वो सेलेक्ट करना चाहिए, वो सेलेक्ट कर लें। मैं फिलहाल रेंज सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, F4 प्रेस करूँगा। ठीक है, रो और कॉलम दोनों के साथ डॉलर का साइन आएगा क्योंकि हम इसको कम्प्लीटली फ्रीज करना है। जितनी भी रेंजेस होंगी वो हमारी फुली फ्रीज होंगी। ठीक है, अच्छा जी, क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया रेंज 1 आपकी मर्जी है, जो सा क्राइटेरिया पहले देंगे उसी की रेंज आपने साथ में देना है। मैं पहले क्राइटेरिया रेंज दे देता हूँ आइटम की। ठीक है, और इसके साथ फिर मैंने दोनों एक दफ़ा F4 प्रेस किया, डॉलर साइन टोटल फ्रीज किया, रो के साथ भी कॉलम के साथ भी डॉलर का साइन है। आगे आते हैं, ये है मेरे पास आइटम। मैंने वहाँ पे आइटम का क्राइटेरिया सेलेक्ट किया था, यहाँ पे आइटम का ही मैंने यहाँ पे वो देना है। और यहाँ पे अब इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने सिर्फ बी मतलब कॉलम को फ्रीज करना है। ठीक है, रो को फ्रीज नहीं करना है। जब मैं यहाँ से यहाँ फार्मूला कॉपी पेस्ट करूँगा तो ये बाइंडर से उठ के यहाँ नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर मैं जब नीचे पेस्ट करूँगा तो ये पेंसिल, पेन सेट, डेस्क इन सबको सेलेक्ट करें। ठीक है, तो मैं Okay, F4 Avaz, sorry, I am interrupting you. Please disable the waiting room because some people are waiting to join the session. So please just disable it so that everyone can join it freely without your. यार ये हाउ टू डिसेबल दिस थिंग, मैंने फिलहाल एडमिट ऑल। And it would yes, from where we have all the participants, you can just click there, and then you will have a menu of 6 to 7 items there. Just at the bottom, you will see that enable or disable waiting room. So there you can just check or uncheck it. ओके ओके, एनेबल डिसेबल वेटिंग रूम। ओके फाइन। Is it done? मैं मेरे ख्याल से, अच्छा नहीं, ये मेरे पास एक दो ऑप्शन आई हैं लेकिन इसमें ये एनेबल डिसेबल वाली ऑप्शन ही है। एनीवेज नो इशू, मैंने उनको ऐड कर दिया, साथ ही मैं इस पर वो नज़र रखूँगा, जैसे कोई आता है तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ फर्दर। आई गेस यू आर नॉट ऑन सिस्टम, सो आई कुड हैव मेड यू अ होस्ट। अच्छा, I'm- okay, just make me host, right? ऑलराइट, आपको मैंने होस्ट बना दिया। और मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है साथ अभी भी? Yes, I can see your screen. Please continue. ठीक है, अच्छा हम यहाँ पे आगे आते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने बाइंडर के साथ सिर्फ कॉलम बी को फ्रीज करना है। ठीक है, सो आप F4 प्रेस करेंगे और इससे होगा क्या कि आपने सिर्फ कॉलम बी के साथ डॉलर का साइन यूज़ करना है। ठीक है, आते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्राइटेरिया रेंज की तरफ, जो यहाँ पे आपको मांग रहे हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया रेंज हम दे देते हैं रीजन। ठीक है, F4 प्रेस किया। ठीक है जी, इसको कम्प्लीटली फ्रीज कर लिया। कॉमा, ओके, यहाँ पे हम अपनी रेंज दे देते हैं, ये क्राइटेरिया दे देते हैं, ये क्राइटेरिया है। अब अगेन इसके अंदर हमने कॉलम की बजाय रो को फ्रीज करना है ताकि जब मैं इस फार्मूला को नीचे कॉपी पेस्ट करूँ तो सेंट्रल से लिंक उठ के नीचे ना आए। ठीक है, जब मैं राइट वेस्ट पे प्लेस करूँ तो वेस्ट और ईस्ट पे जाए। ठीक है,
अच्छा, अब आगे आते हैं। नेक्स्ट हमने अपनी क्राइटेरिया रेंज जो देनी है उसमें बेसिकली ये ईयर है 2020, ठीक है। अब हमारे पास स्पेसिफिकली ईयर का कोई कॉलम नहीं है, ठीक है, डेट्स आ रही हैं, तो हमने बेसिकली यहाँ पे डेट ये देनी है। बेसिकली हम लोगों ने कहना है कि 1 जनवरी 2020 से बड़ी रेंज हो, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, और 31 दिसंबर 2020 से लेस देन इक्वल टू की रेंज हो, ठीक है, F4 कॉमा। अच्छा, यहाँ पे मैंने डेट दे दी। सबसे पहले कहता हूँ कि इन्वर्टेड कॉमर्स में शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, जो यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए। डेट क्या है? 1 जनवरी, ठीक है, 1/1/2020, ठीक है जी। मेरे पास जो मेरे सिस्टम का डेट फॉर्मेट है उसमें पहले मंथ मांगता है, फिर डे और फिर ईयर। अच्छा, सेकेंडली दोबारा हम यहाँ पे अब लगाते हैं कि जो हमारे पास डेट होनी चाहिए यही वो होनी चाहिए लेस देन इक्वल टू 12/31/2020, ठीक है। यहाँ पे इसका मैंने क्या चीज़ मिस कर दिया है? रेंजेस मुझे सब में सेम रखनी है, ठीक है, क्योंकि रेंज जो मेरे पास आनी है वो हेडर को इंक्लूड नहीं करना। मैंने यहाँ पे देख रहा हूँ कि मैंने एक रेंज में हेडर को इंक्लूड किया हुआ है। जो रेंज स्टार्ट होनी है वो 5 से स्टार्ट होनी है, रो नंबर 5 से। ठीक है, अब मैंने ये एक फार्मूला कॉपी करके यहाँ पे पहले इसको एक दफ़ा वैलिडेट कर लेते हैं, सेंट्रल और बाइंडर को। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपने आप को इसका वेरीफाई कैसे किया कि फार्मूला ने बिल्कुल ठीक जगह काम किया है। रीजन में मैंने सेंट्रल को सिलेक्ट कर लिया, आइटम में बाइंडर को, और डेट से मैंने सिर्फ ईयर 2020 को सिलेक्ट कर लिया। मैं यहाँ पे अगर सारी वैल्यूज़ को सिलेक्ट करता हूँ 12290, ठीक है, 12290 हमारे पास इसका फार्मूला आ रहा है, ये रिजल्ट आ रहा है। इसको मैं कॉमर्स और इसको मैं यहाँ पे पेज कर दिया, ठीक है, पेज ऐसा फार्मूलाज कर दिया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ एक फार्मूला यूज़ किया है, ठीक है, और ये अपने सारे रिजल्ट्स ले लिए। जो हमारे लिंक्स हैं वो अपनी जगह पे बिल्कुल काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो आइटम है वो उसको फ्रीज सिर्फ कॉलम किया था, तो इस वजह से वो कॉलम शिफ्ट नहीं हुआ। इसी तरह से रीजन में हमने रो को फ्रीज किया था, तो रो शिफ्ट नहीं हुआ कॉपी पेस्ट करने से, ठीक है। तो यहाँ पे हम सम लगा लेते हैं। ये हमारे पास एक समरी बन गई है। इसके अंदर जो कैच था वो बेसिकली ये था कि आपने अगर कोई डेट्स को करना हो तो आप डेट्स को किस तरीके से लेके चलेंगे। अगर डेट कंस्ट्रेंट दे दें तो लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू ये आप कंस्ट्रेंट यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है, इसका मैं सोल्यूशन था ये। सेकेंडली आते हैं हम आगे, इसमें क्या कहा गया, कैलकुलेट कमीशन ऑफ बिलो रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, इफ टोटल सेल्स इन ईयर 2019-20, मतलब पूरा का पूरा डाटा है। यहाँ पे 19 और 20 दिया हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पे डेट्स को चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास है ही 2019 और 20 का डाटा है, ठीक है। ये दो ही ईयर है हम लोगों के पास। इज ग्रेटर देन $3,000, देन 10% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 3,000। इफ कमीशन if there is no commission, formula should return sales is less than $3,000, ठीक है। आपके पास यहाँ पे कमीशन कैलकुलेट करना है, उसका फार्मूला ये है कि आपने कमीशन ने देखना है कि इनकी जो टोटल सेल्स की वैल्यू है, ठीक है, अगेन कॉलम मैच की बात हो रही है, वो अगर ग्रेटर देन $3,000 है, ठीक है, तो 10% कैलकुलेट करे किसका, दैट व्हाट इज ग्रेटर देन $3,000, ठीक है। और फिर अगर नहीं है ये ऐसा पॉसिबल कि $3,000 से ज़्यादा सेल नहीं है, तो ये जो स्ट्रिंग है या सेंटेंस है, सेल इज लेस देन $3,000, ये आपके पास विजिबल हो जाए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इन सबकी सेल थी कितनी कितनी, हमें पता चलेगा। इक्वल टू सम इफ, इसमें आप सम इफ लगाएं या सम इफ्स लगाएं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपके पास एक ही कंडीशन है, ठीक है, कि टोटल सेल्स वैल्यू देखनी है सबकी, तो हम सम इफ लगा लेते हैं, ठीक है।
रेंज F4 कॉमा क्राइटेरिया कॉमा इसकी टोटल सेल्स वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कॉपी पेस्ट एज अ फार्मूला करते हैं, RTS फार्मूला। अच्छा, अब यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि अवैस की 4000, 3000, 1000, जर्डेन की 5000, अब ये मुख्तलिफ लोग हैं, इनकी सबकी अपनी अपनी सेल्स की वैल्यू आ गई है। ठीक है, हमने यहाँ पे ये चेक देना है कि ये जो है इफ़ कंडीशन लगा के पहले तो ये देखेंगे कि ये ग्रेटर देन 3000 है या नहीं है। ठीक है, इफ़, ठीक है, इसके बाद लॉजिकल टेस्ट देना है। लॉजिकल टेस्ट ये देना है कि ये जो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, मिसाल के तौर पे वैस के केस में आया था 4000 समथिंग, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि 3000 या उससे ऊपर हो तो फार्मूला ट्रू हो, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3000। ठीक है, अभी मैं बल्कि यहाँ पे सिर्फ इफ हटा के सिर्फ ये एक लॉजिकल स्टेटमेंट लगाता हूँ, हम देखते हैं कि ट्रू फॉल्स कहाँ कहाँ आ रहा है। तो हमारे पास पता चल रहा है कि अवैस की भी जो है वो ट्रू है, यहाँ पे गैली स्केल भी ट्रू है, जो हावर्ड जॉनसन के फॉल्स है। ठीक है, ये ट्रू फॉल्स की लिस्ट आ गई हमारे पास। अच्छा, अब हम यहाँ पे अपनी इफ कंडीशन दोबारा लगाते हैं, इफ ये आ गया हमारे पास लॉजिकल। ठीक है, अच्छा, अब जहाँ पे आ जाएगा आपके पास ट्रू वैल्यू, इफ ट्रू, कि जिस केस में ट्रू है, जैसे कि वैस के केस में ट्रू था, तो क्या करें। ठीक है, तो उसमें इसमें बताया गया था कि 3000 से ज़्यादा की जो भी अमाउंट होगी उसके ऊपर 10% लगेगा। ठीक है, सो हमने ये करना है कि ये जो अमाउंट आ रही है 4000 की अवैस की, कंट्रोल C कॉपी करते हैं इसी को दोबारा, ब्रैकेट स्टार्ट किया, कंट्रोल V, ये रिजल्ट आपके पास 4000 माइनस 3000। 3000 जैसे इसमें से माइनस करेंगे तो फिर जो रिमेनिंग अमाउंट होगी उसका 10% मल्टीप्लाई बाय 10%। मैंने ब्रैकेट्स लगाई हैं ताकि सम इफ में से जो अवैस का रिजल्ट आ रहा है वो नंबर आएगा, उसमें से 3000 माइनस होगा, क्योंकि कहा गया है कि ग्रेटर देन जब एक्सीडिंग अमाउंट होगी 3000 उसके ऊपर 10% होगा। ठीक है, और ये हमने इसका 10% ले लिया, उसको बाकी ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लाई किया। आगे अगला कॉमा लगाएंगे तो हमसे मांग रहा है कि अगर फॉल्स हो, व्हाट इफ इट गिव्स यू फॉल्स, तो हम चाह रहे हैं सेल्स इज लेस देन $3K, ये स्टेटमेंट आ जाए। तो इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे सेल्स इज लेस देन $3K, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज। तो बेसिकली ये हमारे पास कमीशंस की अमाउंट आ रही है। ठीक है, जहाँ पे आपके पास एप्लीकेबल नहीं है वहाँ पे ये उसको लेस देन $3 आ रहे स्टेटमेंट, और जहाँ जहाँ पे एप्लीकेबल था वहाँ पे इसने 10% ऑफ एक्सीडिंग 3000 कैलकुलेट करके दे दिया। ठीक है, सो ये था हमारे कमीशन, और लास्ट में हमारे पास क्या है, हाउ मेनी आइटम्स ऑफ बाइंडर आर सोल्ड ड्यूरिंग सेकेंड हाफ ऑफ, ये बिल्कुल इसी तरीके से है। ठीक है, सम इफ है और आइटम्स का काउंट है, बेसिकली हाउ मेनी आइटम्स हैं, और इसके अंदर भी अगेन डेट रेंज भी है और जार्डीन भी है। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे एक क्राइटेरिया, दो क्राइटेरिया और तीन क्राइटेरिया यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो हम अगेन इसमें सम इफ लगाते हैं। ठीक है, इक्वल टू सम इफ। ठीक है जी, हाउ मेनी आइटम्स, तो बेसिकली हमारे पास जो सम रेंज होगी इस बार वो वैल्यू नहीं होगी बल्कि नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड होंगे, क्योंकि आइटम्स का काउंट पूछा गया है। ठीक है, F4 कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1, पहले हम यहाँ पे आइटम को ले लेते हैं। ठीक है, F4 कॉमा क्राइटेरिया क्या है हमारे पास, बाइंडर BINDER कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है हमारे पास, सेल रिप्रेजेंटेटिव है 4 कॉमा, और कौन सा JARDINE जार्डीन ABRAHAM अब्राहम कॉमा, अगेन हमने अब वही काम करना है कि उससे हमसे कहा गया कि सेकंड हाफ ऑफ 2020, दैट इज जुलाई 1 से दिसंबर 31 तक। तो दोबारा हम इस तरीके से करेंगे कि यहाँ पे डेट रेंज देते हैं। ठीक है, F4 कॉमा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू
1 जुलाई। मेरी जो सिस्टम में डेट है वो इस तरह, मेरे ख्याल आप लोगों के सिस्टम में पहले डे होगा, फिर मंथ और फिर ईयर। तो आपके केस में पहले आएगा 1, फिर आएगा 7 और फिर 2020। मेरे पास जो सिस्टम की डेट रेफरेंसिंग है उसमें पहले मंथ आ रहा है, फिर डे आ रहा है, फिर ईयर आ रहा है। दोबारा इसी डेट रेंज को सिलेक्ट करेंगे, लेस देन इक्वल टू 12/31/2020। तो ये हमारा फार्मूला बन रहा है कि बाइंडर के सेकंड हाफ में जार्डीन ने 210 आइटम सेल किए हैं। इसको हम अगर न्यू चेक कर लें कि 2020 के सेकंड हाफ ये है दिसंबर, ठीक है, और हमारे पास जो सेल रिप्रेजेंटेटिव है वो जार्डीन है, और उसने जो बाइंडर के आइटम सेल किए टोटल वो 210 है, ठीक है। तो ये हमारे तीनों क्वेरीज के क्वेश्चन के आंसर थे, ठीक है। ये आपके साथ सॉल्व भी शेयर कर दूंगा। अभी इससे रिलेटेड किसी का भी क्वेश्चन है तो यू गाइस आर वेलकम टू आस्क, अदरवाइज हम आगे अरे फार्मूला के इंट्रो की तरफ चलते हैं जी। Alas, there is a question in WhatsApp group जी, that where do they send their Excel file? नो यू डोंट नीड टू सेंड दिस थिंग टू मी। आप आपको जो मैंने अभी सॉल्व करके दिया उसके साथ आप कंपेयर कर लें, ठीक है। जहाँ पे आपके कोई गलती आ रही है तो मुझसे भी आप पूछ लें, बाद में पूछना है बाद में पूछ लें। Okay. एनीवन एल्स गाइस, सबको क्लियर है? शुड आई मूव? And was this helpful? कोई फायदा है हुआ इस एग्जांपल का या बहुत इजी थी? Because we just want to assess कि आपको हायर लेवल पे जल्दी लेके जाना है या अभी थोड़ा सा इसी एरिया में आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज हम इसको कॉम्प्लेक्स लेवल पे लेके जा सकते हैं, वी डोंट हैव एनी इशू, बट द पॉइंट इज दैट कि आप लोग एब्जॉर्ब करते हुए आगे चलें ताकि कोई वैल्यू एडिशन हो आपकी लाइफ में। एनीवन जिसके लिए ये बहुत इजी थी वो बताए कि जिसके लिए ये बहुत सिंपल थी। बात आप चैट पे भी बता सकते हैं और आप अनम्यूट करके बोल के भी बता सकते हैं, इट्स अप टू यू, और यू वांट टू गिव फीडबैक, बट फीडबैक इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। Okay, so people are saying that it was helpful. Okay, so do you want some examples like this or some more complex examples? ये थोड़ा सा बताएं कि इससे हम अभी ज्यादा कॉम्प्लेक्स करें कि इसी लेवल की लेके चलें एग्जांपल्स को। Okay, so we are getting mixed responses. Some right, Faisal, Awais, just continue some examples like these, and then we will, jump to complex ones. We don't have to ठीक है, drag हम it too much, but हमें आजकल सब complex की तरफ जाना है, right? बिल्कुल ऐसे इवन लास्ट जो हम लोगों की एक्सरसाइज रही है, केस स्टडी रही है, इट वाज आल्सो कॉम्प्लेक्स वन एट माय पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, क्योंकि मुख्तलिफ बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने भी असेस किया है कई जगहों पे। सो मुझे आइडिया होता है कि जनरली जो माइंडसेट है या जनरली लोगों की जो स्किल सेट होती है उसमें कितनी चीज़ें मतलब वो उनके ईजी लग रही होती हैं, कितने डिफिकल्ट हैं। सो अगेन आज हम एक जो भी अगली एक एक्सरसाइज करने लगे हैं, ठीक है, उसके अंदर भी कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। So again, let's go to our array formula. अच्छा, अरे फार्मूला को इस तरह से स्पेसिफिकली डिफाइन करना, क्योंकि मैं बेसिकली इससे सेशन से पहले ऑनलाइन भी देख रहा था, क्योंकि मुझे पता तो है अरे फार्मूला है क्या, लास्ट सेशन, लेकिन ये है कि उसको प्रॉपर इस तरीके से डिफाइन करना एज अ डेफिनेशन के तौर पे ऑनलाइन भी इसमें से अवेलेबल नहीं है। बट अरे फार्मूला बेसिकली ऐसा फार्मूला होता है कि जो आपका जो एक्सेल का नॉर्मल फार्मूलाज हैं, अगर आप उनको वे बियॉन्ड यूज करते हैं
मल्टीपल कैलकुलेशंस इन अ सिंगल सेल, ठीक है। तो उसके लिए आप यूज कर रहे होते हैं अरे फार्मूला, ठीक है। उसके लिए मैं आपको समझाने के लिए जो आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ, बल्कि हम इसी डाटा के ऊपर कुछ एग्जांपल्स अप्लाई करते हैं। ये जो हमने अभी क्वेश्चन किया, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे आते हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने आपको बताया था कि एक फार्मूला है हमारे पास लेंथ, LEN, लेंथ, जिसके एक सेल के अंदर नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे बाइंडर BINDER, दैट आर 7 स्ट्रिंग्स, ठीक है। आपसे कोई पूछ लेता है कि यार ये जो कॉलम है, इस कॉलम में यहाँ से यहाँ तक इस टोटल, इसके अंदर टोटल काउंट ऑफ स्ट्रिंग्स कितने हैं, ठीक है। उसका एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे लिखें LEN, ठीक है। आपने यहाँ पे लिंक दे दिया से इस कॉलम में टोटल यहाँ पे जो आपके पास सम आ रहा है, ठीक है, या यहाँ पे आप सेपरेटली सम भी दे दें, इक्वल टू सम, ठीक है। तो ये आपको बता रहा है 31, ठीक है। इसको अगर आप एक ही सेल के अंदर परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अरे फार्मूला लगा सकते हैं। CSE फार्मूला भी बोलते हैं। CSE स्टैंड्स फॉर कंट्रोल शिफ्ट एंटर, इसका शॉर्ट नेम है, ठीक है। क्योंकि इस फार्मूला को अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ एंटर का बटन प्रेस नहीं करना होता, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर का बटन प्रेस करना होता है। वो भी हम आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ अगर लेन, LEN। अब एक्सेल के लिए जो लेन है फार्मूला, वो बेसिकली एक सेल के लिए डिजाइंड है, लेकिन हम अरे फार्मूला के लिए उसको मल्टीपल सेल्स पे यूज कर सकते हैं। देखें, अब ये आपने इसने आपको रिजल्ट दे दिया 6, बट दैट इज द रिजल्ट ऑफ वेरी फर्स्ट सेल B6, ठीक है, जो इस बाइंडर की आ रहा है। अगर आप F2 का साइन प्रेस करके यहाँ पे F9 प्रेस करेंगे तो आपको बताएगा कि ये बेसिकली एक अरे के अंदर आपको डिफाइन कर रहा है। ये जो दो ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, ये बेसिकली एक अरे को डिफाइन करी है कि आपने जो अभी फार्मूला परफॉर्म किया है वो बेसिकली उसका रिजल्ट 6 नहीं था, बल्कि 66745 रिजल्ट है। क्योंकि यहाँ पे एक्सेल के अंदर वन वे आउट है, वो फार्मूला की जो आपको रिजल्ट है वो वन सेल शो करे, लेकिन जब आप इसको ड्रिल डाउन करते हैं F9 का बटन प्रेस करके तो आपको उसके बाकी रिजल्ट दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे इसी के साथ सम का साइन लगा देता हूँ, सम का फॉर्मूला लगाता हूँ, SUM सम, ठीक है। अब मैं एंटर करता हूँ तो ये अभी भी 6 दे रहा है। उसकी रीजन भी ये है कि मैंने बताया कि ये अब आपका सिंपल फार्मूला नहीं, एक अरे फार्मूला है, CSE फार्मूला है, ठीक है। आप इसको F2 करें और अब कंट्रोल और शिफ्ट के साथ इसको एंटर करें तो आपको ये बताएगा कि यार इसका एग्जैक्ट टोटल कितना आ रहा है, जो 31 हम लोगों ने पहले कैलकुलेट किया है, ठीक है। और इसी तरह से इसका आपके पास जो शुरू और आखिर में बिल्कुल इक्वल से भी पहले ये ब्रेसेस या ब्रैकेट्स एंटर हो जाएंगी। ये मैंने मैनुअली एंटर नहीं की, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंटर करने से ये ब्रैकेट्स खुद खुद यहाँ पे विजिबल होगी, ठीक है। अच्छा, एक और इसका मैं एक यूजफुल एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। मैं अपने डाटा सेट के ऊपर आता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूंगा भाई कि मैक्सिमम वैल्यू बताएं इस लिस्ट में, तो क्या है? आप सब बता लेंगे भी हाँ जी, मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैक्स का फार्मूला यूज करें, पूरी लिस्ट को सिलेक्ट करें और आपके पास आ जाएगा 3992, जो कि सबसे टॉप पे ही आ रही है, ठीक है, वैल्यू कि 3992 सबसे मैक्सिमम वैल्यू इस लिस्ट में यही है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि गिल कैलिस कूपर का मैक्सिमम क्या है, ठीक है, गिल कैलिस कूपर का मैक्सिमम क्या है, उसके लिए क्या फार्मूला होगा? वो बेसिकली मैक्स ये इफ के नाम से या कुछ का फार्मूला नहीं है, ठीक है। आप वहाँ पे अरे फार्मूला की हेल्प लेंगे। अरे फार्मूला की हेल्प आप कैसे लेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप लगाएं इज इक्वल टू इफ की कंडीशन लगाएंगे कि इफ दिस, ये जो आपकी पूरी रेंज है, इज इक्वल टू, मैं लिखने की बजाय यहाँ पे सेल दे देता हूँ, रेफरेंस देता हूँ कि आपकी जो ये रेफरेंस है गिल कैलिस कूपर है अगर, ठीक है, तो क्या करे, ये टोटल वैल्यूज उठा के दे, ठीक है। अब पहले तो काम ये करता हूँ कि मैं इसको हाफ वे अराउंड आपको पहले करके दिखाता हूँ कि इसने इसके पार्शियल रिजल्ट्स क्या थे। जब मैंने इसको कहा था इक्वल टू दिस रेंज इज इक्वल टू दिस, ठीक है, तो इसने मुझे एक F9 प्रेस किया, एक सेट ऑफ ट्रू फॉल्स दे दिया, ठीक है। ट्रू फॉल्स का सेट दे दिया कि भी उसने कहा भी नहीं ये तो अवैस है, ये जर्डेन है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, हाँ ये ट्रू आ गया जी, यहाँ पे गिल कैलिस को ऊपर मिल गया, फिर फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फिर कोर्स को ट्रू मिल गया, ठीक है ना।
फिर 2 ट्रू एक साथ मिल गए, गिल कैलिस, ठीक है। फिर जब मैंने इसको कहा कि इफ के साथ कहा कि मैंने कहा जहां जहां पे भी ये कंडीशन ट्रू हो रही है, ठीक है, जहां पे भी ये कंडीशन मेट हो रही है वहां पे क्या करें कि टोटल्स की वैल्यू उठा के दे दें, ठीक है। अदरवाइज क्या करें, 0 कर दें, ठीक है। मैंने एक छोटी सी स्टेटमेंट दे दी कि ये लॉजिकल टेस्ट है मेरा, जहां पे भी गिल कैलिस ऊपर आ रहा है वहां पे जो कंडीशन मेट हो रही है वहां पे ये वैल्यूज आ जाए, ठीक है, अदरवाइज 0 आ जाए। अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है हमारे पास। F2 F9 प्रेस किया तो यहाँ पे अब मेरे पास आ रहा है 0 0 0। क्यों 0 0 0 आ रहा है 4 दफा, कि यहाँ पे इसको गिल कैलिस कूपर नहीं मिला। फिर जैसे ही इसको गिल कैलिस कूपर मिल गया उसने वहां पे 9.03 जो भी यहाँ पे वैल्यू है 9 वो उठा के दे दी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मैक्स का फार्मूला यूज कर सकता हूँ क्योंकि अब मेरे पास यहाँ पे जो भी वैल्यूज अवेलेबल है वो सिर्फ गिल कैलिस कूपर की अवेलेबल है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे मैक्स यूज करता हूँ MEX, ठीक है, तो अभी भी इसका रिजल्ट मेरे पास 0 आ रहा है। वो इस वजह से कि मैंने सिंपली एंटर का साइन प्रेस कर लिया था मैक्स लगाने के बाद। नहीं, F2 प्रेस किया, कंट्रोल शिफ्ट का बटन प्रेस करने के साथ में एंटर प्रेस करूंगा तो 719। इसको हम वैलिडेट कर लेते हैं कि गिल की जो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे क्या आ रही है, दैट इज 719, ठीक है। 2 दफा 719 हमारे पास मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये बेसिकली रे फार्मूला की एक और एग्जांपल है। अच्छा, इसी तरह से एक चीज़ और यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं कि जैसे कि मैंने यहाँ पे टोटल किया हुआ है, ठीक है, यूनिट्स के काउंट को मल्टीप्लाई किया हुआ है यूनिट कॉस्ट से, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हुए आपस में और इसका टोटल आया हुआ है। हमारे पास अगर ये कॉलम अवेलेबल ना हो, लेट्स सपोज आपको कहा जाए कि एक सेल के अंदर फार्मूला लगाएं, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, अरे फार्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। इक्वल टू, सबसे पहले आप क्या करें कि इस पूरे कॉलम को मल्टीप्लाई करें पूरे कॉलम के साथ, ठीक है। यहाँ पे इसको एज अ नेम रेंज दे रहा है, नो इशू, ठीक है। इसको हम मैनुअली कर लेते हैं G5 से। मैंने इस कॉलम का नाम डिफाइन किया था किसी एग्जांपल में, वो याद है, G5 से G19, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या हुआ है कि इसने बेसिकली मल्टीप्लाई करके 3992 दिखा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 3992 से फर्स्ट सेल का रिजल्ट बता रहा होता है आमतौर पे, ठीक है। इसको आप F2 करें और F9 प्रेस करें तो आपको नजर आएगा कि उसने हर सेल के यूनिट कॉस्ट, नंबर ऑफ यूनिट्स को यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया हुआ है, हर सेल में किया हुआ है उसने मल्टीप्लाई। ये सारे के सारे रिजल्ट आ गए, ठीक है। अब मैंने सिंपल इसको क्या करता हूँ, सम, ठीक है। अगेन कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करता हूँ तो ये 44,294 मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई है, ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ पे अनहाइड करके भी चेक करता हूँ तो मेरे पास वही 44,294 है। अब ये 44,294 एक पूरा का पूरा कॉलम क्रिएट हुआ है, हर सेल आपस में मल्टीप्लाई हुआ है, इसका टोटल हुआ है, तो फिर पता चला है हमने ये रिजल्ट सिर्फ एक छोटे से अरे फार्मूला से सॉल्व कर लिया। सो बेसिकली ये 3-4 एग्जांपल्स थी आपको अरे फार्मूला का आइडिया देने की। उसकी वजह ये है कि अभी जो हम अपने पास एक टेक्स्ट कैलकुलेटर बनाने लगे हैं उसके अंदर इस किस्म का एक फार्मूला यूज होगा। सो आई डू नॉट वांट यू टू गाइस फ्रीक आउट, यार ये कौन सा नया फार्मूला आ गया। तो उससे पहले मैंने थोड़ा सा इसको अरे फार्मूला का इंट्रोडक्शन दिया। अच्छा, अब हम चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ कि हम लोगों ने एक टेक्स्ट कैलकुलेटर बनाना है, सैलरी टेक्स्ट कैलकुलेटर, ठीक है। उसको इस फॉर्मेट में बनाना है दैट इज इजी फॉर यू फॉर योर सबऑर्डिनेट्स। मिसाल के तौर पे आपको कहा जाता है कि आप एक इस तरह का टेक्स्ट कैलकुलेटर बनाएं कि जो यूजर को अगर हम दें, जो कि एक नॉन फाइनेंस यूजर है, किसी और ऑपरेशन डिपार्टमेंट का है जिसको नहीं इतना आइडिया, तो वो वहाँ पे सिर्फ अपनी सैलरी इनपुट करे, ठीक है, और उसको वहाँ पे टैक्स के रिजल्ट्स मिल जाए, ठीक है। तो इस किस्म का टेक्स्ट कैलकुलेटर हम बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं एक कंट्रोल एन करके न्यू शीट प्रेजेंट यहाँ पे को यहीं पे बना लेते हैं, फिर मैं आपके साथ सेपरेटली शेयर कर लूँगा। यहाँ पे हम अपना एक टेक्स्ट कैलकुलेटर बनाते हैं, ठीक है। टेक्स्ट कैलकुलेटर के लिए सबसे पहली जो जरूरी चीज़ है वो आपके पास टैक्स के रेट्स होने चाहिए, ठीक है जी। FBR पे या मुख्तलिफ आपके पास जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पे क्या नाम है, टैक्स रेट्स आपके पास अवेलेबल होंगे। लेकिन उस टैक्स रेट्स के अंदर जो प्रॉब्लम है
क्या है? अच्छा, मैं एक वेबसाइट से मेरे पास अभी ओपन है, तो आपको विजिबल नहीं हो रही क्योंकि वो मैंने एक्सेल की स्क्रीन शो की हुई है। मैं वहाँ से ये कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, टैक्स के रेट्स, ठीक है, और वो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अच्छा, ये मैंने भी एक वेबसाइट से टैक्स के रेट्स कॉपी किए हैं, ठीक है, और ये हम लोगों को ये जो टैक्स की जो बेसिकली लैंग्वेज में स्लैब्स अवेलेबल होते हैं वो इस तरह से अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट स्लैब को पढ़ूँ, फॉर इनकम अबव 600,000 बट नॉट एक्सीडिंग 1200,000 इंडिविजुअल्स विल पे 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 600,000, ठीक है जी। तो इसको अगर मैथमेटिकल सिंपल फॉर्म में कहें कि हमारे पास एक स्लैब है, ठीक है, 6 लाख से 12 लाख की, जो भी बंदा इसमें फॉल करेगा तो 6 लाख से एक्सीडिंग जितनी भी अमाउंट होगी उसके ऊपर 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। अब एक्सेल के अंदर ये काम करने के लिए एक तो इन स्लैब्स को प्रॉपर फॉर्मेट में लाना पड़ेगा ताकि हम इनको अपने फार्मूलाज में यूज कर सकें, ठीक है। सो इसको अब अपने फॉर्मेट में कैसे लेके आना है कि यहाँ पे मैं अपनी टैक्स स्लैब्स बिल्ड करता हूँ, ठीक है। टैक्स स्लैब्स के मेरे पास हेडर्स क्या होंगे, एक होगा सीरियल नंबर, मतलब कौन सी स्लैब नंबर चल रही है, ठीक है। अच्छा, फिर मैं कहूँगा कि इसको मैं नाम दे देता हूँ लोअर, बस लोअर, ठीक है, ठीक है, लोअर लिमिट कर देते हैं इसको कर लेते हैं अपर लिमिट, ठीक है। इसको कर लेते हैं हम यहाँ पे टैक्स परसेंटेज, ठीक है। और एक चीज़ और अवेलेबल होती है, अगर आप आगे की पढ़ेंगे तो उसमें फिक्स्ड अमाउंट भी आ रही होती है कि अगर हम इस थर्ड स्लैब को देखते हैं, फॉर 1.8 मिलियन से 2.5 मिलियन इनका टैक्स होगा, जिनकी एनुअल इनकम होगी, तो वो टोटल 90,000 पे करेंगे, ठीक है। इंडिविजुअली पे 90,000 प्लस 15% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 1.8 मिलियन, ठीक है। सो बेसिकली फिक्स अमाउंट भी हमारे पास एक हेडर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें बिल्ड करते हैं सबसे पहले। सीरियल नंबर 1 पे हमारे पास सबसे पहले क्या है जी, लोअर लिमिट। अच्छा, यहाँ पे हमें देखने में पता चल रहा है कि फॉर इनकम अबव 600,000, तो हमारे पास जो सबसे पहली स्लैब है वो बेसिकली 0 टू 600,000 है, क्योंकि 600,000 से जो नीचे है उसके ऊपर टैक्स 0 है। तो हम इसको कर लेते हैं लोअर लिमिट 0 टू 600,000, ठीक है जी। टैक्स भी 0 है और अमाउंट भी 0 है, ठीक है। इसको कॉमन सेपरेट कर लेते हैं, ये हमारे पास परसेंटेज है और ये भी हमारे पास कॉमन सेपरेटेड है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं, तो हमारे पास क्या है, स्ट्रेट अवे इसमें +1 कर दें। यहाँ पे तो आपका एक फॉर्मूला यूज हो जाएगा +1 करके, जो भी हम यहाँ पे वैल्यू देंगे उसके अंदर +1 ये होता जाएगा, ठीक है। सेकंड स्लैब में हमें कह रहा है कि 600,000 से 1.2 मिलियन, ठीक है जी। बेसिकली 600,000 से 1.2 मिलियन तक, ठीक है। हमारे पास जो परसेंटेज आ रही है वो 5% है, ठीक है। और फिक्स्ड अमाउंट हमारे पास यहाँ पे भी कोई अवेलेबल नहीं है, ठीक है। स्ट्रेट अवे यहाँ पे बताया गया है कि 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग, ठीक है। आगे आते हैं, तो नेक्स्ट है जी हमारे पास स्लैब 1.8 मिलियन, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है कि 30,000 फिक्स्ड अमाउंट है और 10% है एक्सीडिंग का, ठीक है। तो परसेंटेज हमारे पास थी 10 और एक्सीडिंग अमाउंट हमारे पास आ रही है, अमाउंट फिक्स अमाउंट आ रही है हमारे पास 30,000, ठीक है। तो बेसिकली आपने इस तरीके से अपना ये एक स्लैब बिल्ड करनी है सारी की सारी। मैंने ऑलरेडी एक जगह से बिल्ड की है, मैं वहीं से कॉपी पेस्ट सब कर रहा हूँ, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए। मैं उस सेंटेंसेस के अंदर से बेसिकली वो नंबर्स लेके आ रहा था। बेसिकली ये आपकी टेक्स्ट लैब है, ठीक है। आपको इसको फार्मूलाज में यूज करने के लिए बहुत जरूरी होगा कि आप इसको क्या नाम है इस पैटर्न के अंदर लेके आए जिसको आप इजीली मैनिपुलेट कर सकें, फार्मूला के साथ रेफरेंस कर लेके आ सकें, ठीक है। अच्छा,
एक चीज और जो मैंने की है वो भी आपको बता देता हूँ। इसकी जो सबसे लास्ट लैब थी, सबसे लास्ट लैब दैट वाज 75 मिलियन से 21 मिलियन पे 35%। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास 75 मिलियन से जिसकी अमाउंट ऊपर होगी वो इतना फिक्स पे करेगा, और 35% एक्सीडिंग। तो बेसिकली यहाँ पे अपर लिमिट नहीं अवेलेबल, तो मैंने यहाँ पे अपर लिमिट एज मैक्सिमम एज पॉसिबल रख ली है, ताकि कोई ऐसा केस मिस ना हो जाए हमारे पास जिसमें इसकी सैलरी ग्रेटर देन यहाँ पे आए। तो यहाँ पे मैंने खुद से 999 मिलियन एंटर कर लिया। ठीक है, अच्छा आगे मूव करते हैं कि हमारे पास टैक्स लैब्स तो फाइनल हो गई हैं। ठीक है, अब आपके पास टैक्स रेगुलेटर का एक फॉर्मेट क्या होगा, किस तरह का होगा, ठीक है, ताकि हम उसको सबसे पहले हम आते हैं अपने मंथली इनकम या मंथली सैलरी कर लें। यहाँ पे आप यूजर को ऑप्शन देंगे कि यार इधर यहाँ पे आपने अपनी एक एंटर करनी है मंथली सैलरी। ठीक है, मंथली सैलरी इनपुट करनी है। फिर हम यहाँ पे निकालेंगे कि एनुअल सैलरी कितनी बनती है, दैट इज स्ट्रेट अवे इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो आपके पास एनुअल सैलरी आ जाएगी। हम लोगों का सबसे पहला टारगेट है कि हम लोगों ने एनुअल टैक्सेबल इनकम निकालनी है। ठीक है, जो जो भी उस एक एम्प्लॉय की या एक रिसोर्स की साल साल के अंदर इनकम के पार्ट्स रहे हैं, वो सारे के सारे हम लोगों ने यहाँ पे अकोमोडेट करने हैं। उसके अलावा और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। नंबर 2 ये है कि यहाँ पे हम लेते हैं फॉर एग्जांपल प्रोविडेंट फंड। ठीक है, प्रोविडेंट फंड भी जो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन होती है, जो कंपनी की कंट्रीब्यूशन होती है, वो टैक्सेबल होती है। ठीक है, बहुत से लोगों को नहीं पता होता। कंपनी की को यहाँ पे जो पीएफ की जो भी क्या नाम है पॉलिसी है, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं हमारे पास इस में 5% ऑफ सैलरी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे इस सैलरी का 5%। ठीक है जी, ये आपके पास प्रोविडेंट फंड है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और कि हमारे पास जो प्रोविडेंट फंड है उसका टैक्स रूल्स के अंदर ये है कि 1,50,000 रुपये तक जो प्रोविडेंट फंड है दैट इज एडमिसिबल फॉर टैक्स, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। ठीक है, जो भी अमाउंट एक्सीड करी 1,50,000 से प्रोविडेंट फंड की, वो टैक्सेबल इनकम के अंदर फॉल करती है। तो यहाँ पे हम कहते हैं 1,50,000 है। ठीक है, तो हमारे पास जो टैक्सेबल पीएफ होगा वो कितना होगा, वो इक्वल टू दिस माइनस दिस। अच्छा, अब नेगेटिव तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता, तो यहाँ पे आप इफ की कंडीशन यूज कर सकते हैं, या एक छोटा सा और फार्मूला यूज कर सकते हैं। इफ यूज कर लेते हैं, इफ दिस इज ग्रेटर देन जीरो। अगर तो ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, तब ये रिजल्ट आए, अदरवाइज जीरो ही आए, नेगेटिव ना आए। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये सैलरी है मंथली। ठीक है, 100,000। ठीक है, तो साल की होगी 1.2 मिलियन। ठीक है, अगर ये एक साल एक महीने की सैलरी है तो साल की 1.2 मिलियन है। इसके ऊपर जो आपके पास टैक्स बन रहा है, ठीक है, वो बन रहा है 5% 60,000 का। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला रिवर्स कर दिया बेसिकली। सॉरी, ये 1,50,000 है एडमिसिबल की अमाउंट। ठीक है, तो बेसिकली अभी भी यहाँ पे जीरो आ रहा है। वो जीरो इस वजह से आ रहा है कि हमारे पास जो प्रोविडेंट फंड टोटल बना है वो 60,000 बना है, जो कि अभी भी टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, उसके लिए हमारी जो इनकम है वो दैट शुड बी समवेयर अराउंड, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ कि 1 मिलियन साल एक महीने की कर लेते हैं, तो साल की 12 मिलियन है। अब जो टोटल टैक्स बन रहा है, प्रोविडेंट फंड बन रहा है, वो बन रहा है 6 लाख रुपया। ठीक है, और जिसमें से 1,50,000 जो एडमिसिबल है माइनस होगा, तो टैक्सेबल जो प्रोविडेंट फंड है वो आपका 4,50,000 है। ठीक है, अच्छा
आगे मूव करते हैं हम। हमारे पास एक तो आ गया एनुअल इनकम आ गई, एनुअल सैलरी आ गई, ठीक है। सेकेंडली आ गया हमारे पास टैक्सेबल पीएफ। उसके अलावा हम यहाँ पे यूजर को ऑप्शन दे देते हैं कि कोई अदर इनकम है ड्यूरिंग द ईयर, कोई बोनस है या किसी किस्म की और चीज़ है, तो वो यहाँ पे टोटल एंटर कर सकते हैं, ठीक है। उसमें भी हम यहाँ पे सेल स्टाइल जो है ना वो इनपुट वाला ही दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है टोटल टैक्सेबल इनकम, ठीक है जी। टोटल टैक्सेबल इनकम के अंदर हम लोगों ने सम कर लेना है इसको प्लस टैक्सेबल प्रोविडेंट फंड को प्लस एनी अदर इनकम जो कि वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन हम और भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, वो ये कि कुछ ऐसे टैक्स क्रेडिट्स होते हैं जो कि टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करते हैं। मिसाल के तौर पे ये तकाफुल की या इंश्योरेंस की प्रीमियम्स वगैरह हो जाती हैं, ठीक है। कुछ इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड होती हैं म्यूचुअल फंड से, जो कि क्या नाम है आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाता है टैक्सेबल इनकम के ऊपर, ठीक है। तो आप वो यहाँ पे भी यूजर को ऑप्शन दे सकते हैं कि अगर कोई इस किस्म की टैक्सेबल आपके पास आ रहा है, टैक्स क्रेडिट मिल रहा है जो कि टैक्सेबल इनकम को कम कर रहा है, तो वो यहाँ पे एंटर कर लें, ठीक है। लेट्स सपोज -20,000 उसकी इंश्योरेंस प्रीमियम जमा कराई है, तो यहाँ पे भी हम सम का फॉर्मूले के अंदर ही, क्योंकि नेगेटिव के साइन के साथ है। अगर आप चाहते हैं कि यूजर को फोर्स करें कि वो यहाँ पे क्या नाम है नेगेटिव वैल्यू ही एंटर करे, ठीक है, तो आप इसको डेटा वैलिडेशन से रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं कि वैल्यूज शुड बी लेस देन नेगेटिव, ठीक है। फॉर्मूला लगा देते हैं कि दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। इनपुट मैसेज यहाँ पे दे देते हैं। और यहाँ पे एरर अलर्ट भी हम यही दे देते हैं, ठीक है। जैसे यूजर यहाँ पे क्लिक करेगा तो उसको पहले ही पता जाएगा कि यहाँ पे करना है कैसे। इवन अगर वो कोई पॉजिटिव नंबर देता भी है तो वो एरर दे देगा, प्लीज एंटर वैल्यू विद नेगेटिव साइन, ठीक है। उसको नेगेटिव में ही कोई भी वैल्यू है वो उसको वहाँ पे देनी होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया टैक्सेबल इनकम, ठीक है। अब हम आते हैं आगे टैक्स की कैलकुलेशन के ऊपर, ठीक है। अच्छा, टैक्स की कैलकुलेशन पहले हम कर लेते हैं मैनुअली, फिर हम इसको ऑटोमेट करते हैं, ठीक है। मैनुअली हम चेक करते हैं कि ये इस अमाउंट के ऊपर टैक्स कितना बनता है, ताकि आपको वैसे आइडिया हो जाए कि टैक्स की अगर किसी को कंसर्न कैलकुलेशन होती है किस तरह से। टोटल टैक्सेबल इनकम हमारे पास आ रही है 4.1 मिलियन, ठीक है। 4.1 मिलियन आप सबसे पहले चेक करना है कि आपके पास किस टैक्स स्लैब में फॉल कर रहा है, ठीक है। दैट इज हियर 3.5 से 5 मिलियन, ठीक है। 4.1 मिलियन। अब इसके अंदर आपके पास दो टैक्स होते हैं, एक होता है फिक्स टैक्स, एक होता है वेरिएबल टैक्स। फिक्स टैक्स आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि ये 3,70,000 है, ठीक है। और वेरिएबल टैक्स आपने कैलकुलेट करना है कि जो भी अमाउंट इस लोअर लिमिट से एक्सीड करेगी उसका 20%, ठीक है। जो भी अमाउंट इस लोअर लिमिट से एक्सीड करेगी उसका 20%। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारे क्या क्या इसके इनपुट्स हैं। एक है जी आपके पास फिक्स टैक्स, ठीक है जी। फिक्स टैक्स है हमारे पास, मैंने आपको बताया था ये हमारे पास टैक्स स्लैब है, स्लैब नंबर 6, ठीक है, जो 4.1 मिलियन फॉल कर रही है। फिक्स अमाउंट आ गई। आगे आते हैं हम वेरिएबल टैक्स परसेंटेज क्या होगी हमारे पास, ठीक है जी। वेरिएबल टैक्स की परसेंटेज है हमारे पास, अगेन 6 नंबर पे आते हैं, दिस 20%, ठीक है। लोअर लिमिट लोअर लिमिट क्या है हमारे पास, ठीक है, इस स्लैब की, दैट इज अगेन स्लैब नंबर 6 की लोअर लिमिट, ठीक है। और अब आपके पास वेरिएबल टैक्स की वैल्यू क्या है, ठीक है, वो मैंने आपको बताया कि जो भी अमाउंट इसकी लोअर लिमिट से एक्सीड करेगी, टोटल टैक्सेबल इनकम माइनस जो एक्सीड करेगी इससे, ठीक है, उसका मल्टीप्लाई बाय 20%। So this is our fixed and
वेरिएबल टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना ले लेंगे टोटल एनुअल टैक्स, जो कि होगा आपका फिक्स प्लस वेरिएबल टैक्स, ठीक है। यहाँ पे आपके पास फिक्स और वेरिएबल मिला के आपने टोटल एनुअल टैक्स निकाली है कि यार इस 4.1 मिलियन की इनकम पे 4,91,000 होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमने जितनी भी वर्किंग की है, ये हमने वर्किंग की है मैनुअल, ठीक है। यहाँ पे मिसाल के तौर पे वैल्यू चेंज हो जाती है 100,000, तो आपके पास गलत रिजल्ट दे रहा है। क्यों? क्योंकि अभी भी फिक्स 3,70,000 है, हालांकि एनुअल इनकम अब 1 मिलियन है, जो कि अब किसी और टैक्स स्लैब में फॉल करती है। तो यहाँ पे ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस पूरे टैक्स कैलकुलेटर के अंदर, जो आपने अभी एक फार्मूला यूज करना है, ठीक है, दैट इज टू हाईलाइट द सीरियल नंबर। आपने अपने इस सीरियल नंबर को ऑटोमेट करना है। सीरियल नंबर आपको ये बताएगा कि यहाँ पे कौन से सीरियल नंबर वाला टैक्स स्लैब एप्लीकेबल है बाय लुकिंग एट दिस टोटल इनकम, ठीक है। इसी के लिए मैंने आपको पहले अरे फार्मूला की थोड़ी सी एग्जांपल्स कराई हैं। यहाँ पे हम एक अरे फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अरे फार्मूला से हम निकालेंगे ये कि ये जो वैल्यू है इस किस टैक्स स्लैब के अंदर फॉल करती है, ठीक है। चलें, उससे पहले मैं आपको एक इंडेक्स मैच का फार्मूला मैं काफ़ी दफ़ा एग्जांपल प्रैक्टिस कर चुका हूँ, वो भी इसी के साथ यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम इसको यूज अरे फार्मूला के ऊपर लगाते हैं। करना क्या है, हमें सबसे पहले तो चेक करना है, ठीक है, कि इक्वल टू दिस वैल्यू, ये जो हमारे पास टोटल टैक्सेबल इनकम है, किस किस इंस्टेंस में, किस किस केस में ग्रेटर देन या इक्वल है इस लोअर लिमिट के। मैंने एक छोटी सी क्वेरी लिखी है, ठीक है, छोटी सी इफ स्टेटमेंट लिखी है कि ये जो हमारे पास वैल्यू है, ये किस किस केस में बड़ी है इस लोअर लिमिट से, क्योंकि लोअर लिमिट से बड़ा होना और अपर लिमिट से छोटा होना, ये कैरेक्टरिस्टिक चाहिए एक नंबर की, कि वो किस टैक्स स्लैब में आएगा, कि वो किस में लोअर लिमिट से बड़ा है और अपर लिमिट से छोटा है, वो टैक्स स्लैब में आएगा। हम लोगों ने यहाँ पे, मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे हमने एक फार्मूला लिखा, ठीक है। इसका रिजल्ट उसने एरर दे रहा है, एरर नहीं है बेसिकली, अगेन अरे फार्मूला लगाने लगे हम। तो F9 प्रेस करते हैं, F9 पे हम लोगों को एक रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। अब वो रिजल्ट क्या मिल रहा है, ट्रू ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स। क्यों? उसने कहा भाई कि यहाँ पे हमारे पास ये भी ट्रू है क्योंकि 1 मिलियन इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, लेकिन यहाँ से फिर 1 मिलियन बड़ा नहीं है, यहाँ पे फॉल्स देना शुरू कर दिए, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास जो रिजल्ट है बेसिकली वो क्या रहा है, इसको मैं यहाँ पे आपके लिए इजी करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे बोला दूँ, ट्रू ट्रू फॉल्स। चले, अब हम इसकी एक रिवर्स ऑप्शन देखते हैं। रिवर्स ऑप्शन ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये लेस देन, इसको दोबारा लगाते हैं, इक्वल टू, ये जो वैल्यू है कहाँ कहाँ पे लेस देन इक्वल है अपर लिमिट के, ठीक है। कहाँ कहाँ पे अपर लिमिट से छोटी है, कहाँ कहाँ पे, पहले हमने देखा था कहाँ कहाँ पे लोअर लिमिट से बड़ी है, अब हमने देखा कहाँ कहाँ पे अपर लिमिट से छोटी है। अब इसको हम यहाँ पे अगर F9 प्रेस करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है फॉल्स, आगे ट्रू 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 ट्रू, कि यहाँ पे सिर्फ 6 लाख से छोटी है, बाकी सबसे, सॉरी, यहाँ पे सिर्फ 6 लाख से, हाँ बिल्कुल छोटी है, बाकी सबसे बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको भी ले आते हैं, सबसे पहला ट्रू है, बाकी सब, सॉरी, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू, हमने पहले यहाँ पे ले लिया है, ये रहा आपके पास लेस देन इक्वल टू, कहाँ कहाँ पे है जी, पहला फॉल्स है, बाकी सब ट्रू है। अब ये जो हमारे पास दो ऑप्शंस बन गई हैं, ठीक है, ये दो ऑप्शंस बन गए हमारे पास। अगर हम इन दोनों ऑप्शन को आपस में मल्टीप्लाई करें, इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, याद रखें कि एक्सेल की जो बुलियन लैंग्वेज है उसमें जो ट्रू है दैट इज 1, फॉल्स 0 है। तो आप सिंपल ये समझे कि आप 1 को 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये जैसा आपको मैंने बताया था इफ एंड और के अंदर एंड जो बेसिकली परफॉर्म करता है कि जब तक आपके पास एक भी बीच में 0 नहीं है, सारे के सारे 1 है तो आपको रिजल्ट 1 मिलेगा, अदरवाइज एक भी 0 हुआ तो आपको रिजल्ट 0 मिलेगा। इसमें भी बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन में यही है कि जब तक आपके पास दोनों ट्रू नहीं होंगे तब तक आपको ट्रू नहीं मिलेगा।
मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, समझ लें 1 को 0 से, तो आपके पास रिजल्ट 0 आया है। ठीक है, मैं इसको पेस्ट करता हूँ नीचे, तो आपके पास ये देखें कि सिर्फ एक दफा 1 आ रहा है, कि एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जहाँ पे स्लैब नंबर 2 है जहाँ पे आपके पास रिजल्ट 1 आ रहा है। ठीक है, मैं इसको अगर चेंज करता हूँ, मेरी टोटल टैक्सेबल इनकम इंक्रीज हो गया 3.4 पे। ठीक है, सॉरी, अच्छा मैंने यहाँ पे वो इसको लिंक नहीं किया हुआ, एनीवेज वो मैं आपको लिंक करके बता दूंगा। चलें, अब यहाँ पे हमने बेसिकली किया क्या है कि हमने ये दो ऑप्शंस ट्रू एंड फॉल्स की निकाली हैं कि यहाँ कहाँ पे लोअर लिमिट से ऊपर है, कहाँ पे अपर लिमिट से नीचे है। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमें पास वो जगह आ गई जहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो रही है। ठीक है, इसी चीज़ को अब हम इस फार्मूला के अंदर करते हैं कि हमने एक ये स्टेटमेंट दी। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं होम। ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं कंट्रोल वी। ठीक है, दरमियान में लगाते हैं मल्टीप्लाई का साइन। अब ये बेसिकली हमारे पास वही रिजल्ट निकलेगा जो हमने यहाँ पे रिजल्ट निकाला हुआ है। यहाँ पे जो रिजल्ट निकाला हुआ है बेसिकली वही मिलेगा कि हमें सिर्फ अब सेकंड नंबर पे ट्रू मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं। ठीक है, दोनों के रिजल्ट्स ट्रू एंड फॉल्स आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं, और इसमें सिर्फ एक ही ऐसी जगह थी जहाँ पे दोनों ट्रू थे। ठीक है, इसको F9 प्रेस करें तो आपको देखें आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, 0 1 0 0 0, जो कि हमारे पास यहाँ पे मैंने आपको मैनुअली निकाल के दिखाया था कि 0 1 0 0 0। बेसिकली जहाँ पे भी दोनों ऑप्शन ट्रू हो रही हैं, दोनों कंडीशन आपकी मेट हो रही है, वहाँ पे आपको आंसर 1 मिल रहा है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे अब मैं वैल्यू को चेंज करता हूँ, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ F2 F9। तो इसने बेसिकली सेकंड नंबर पे 1 दिया, क्यों कि